Assalamualaikum students, welcome to biology with Medico, and today we are going to start a new topic that is air. एयर एक ऑर्गन होता है जिसके अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जिनको हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि वो साउंड रिसेप्टर्स हैं. एयर जो है वो हेयरिंग एंड बैलेंस का काम करता है. ये एक ऑर्गन होता है जो कि सबको पता है कि एयर जो है वो हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट एयर जो है वो हमारे बॉडी का बैलेंस भी करवाता है. किस तरह से, वो अभी मैं आपको आगे बताती हूँ. एयर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. एक आउटर एयर, मिडल एयर, थर्ड इनर एयर. आउटर एयर कंसिस्ट ऑफ पिना, मीन्स कि आउटर एयर का जो फर्स्ट पार्ट है वो पिना है, और फिर पिना जो है वो लीड करता है एयर कैनाल के अंदर. एयर कैनाल के बाद जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है, जिसको हम एयर ड्रम कहते हैं. पिना जो है उसके अंदर स्किन के फोल्ड्स मौजूद होते हैं, मीन्स कि पिना के अंदर कार्टिलेज टिश्यू मौजूद होता है, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है. उसके टाइप कार्टिलेज वो इसलिए मौजूद होता है ताकि क्योंकि वो सॉफ्ट बोन है. बोन जो भी होती है उसको सॉफ्ट करवाना किसका काम होता है? कार्टिलेज का काम होता है. तो पिना के अंदर कार्टिलेज टिश्यू मौजूद होता है. पिना लीड करती है एयर कैनाल के अंदर. उसके बाद वो इनर पार्ट के अंदर जाके लीड करती है, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं या एयर ड्रम कहते हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं कान का पर्दा. ठीक है, अब पिना तो हो गया. पिना के बाद आता है एयर कैनाल. एयर कैनाल में हेयर्स मौजूद होते हैं जो कि वैक्स को प्रोड्यूस करते हैं. और क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि साउंड जब हमें सुनाई दे तो उसमें जो डस्ट और स्मॉल फॉरेन पार्टिकल्स या बॉडीज़ होती हैं वो ट्रैप कर सके और सिर्फ साउंड को ही अपने एयर के अंदर सेंड कर सके. आउटर एयर जो है वो कलेक्ट करता है, ट्रांसमिट मतलब साउंड को कलेक्ट करता है और आगे जो है वो ट्रांसमिट करता है. ठीक है, अब अगर इस डायग्राम में हम देखें तो सबसे पहले एयर कैनाल दी गई है, मतलब पिना है सबसे पहले, उसके बाद एयर कैनाल, उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको एयर ड्रम कहते हैं. उनके जो भी साउंड है वो यहाँ से एयर ड्रम के पास आती है. उसके बाद एयर ड्रम जो है वो उसको आगे ट्रांसमिट करता है मिडिल ईयर में, और मतलब सबसे पहले कलेक्ट कहाँ होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, और उसको ट्रांसमिट करता है आगे इनर ईयर तक. सेकंड में यहाँ पे हमें मिडिल ईयर दिया गया है. मिडिल ईयर जो है उसके साथ एक ट्यूब कनेक्टेड है जो कि नेज़ल कैविटी के साथ जा रही है. उस ट्यूब को हम कहते हैं स्टेशन ट्यूब, जो कि एयर प्रेशर को नॉर्मलाइज करने का काम करती है. जब भी हमें ज़ुकाम वगैरह होता है तो हम कहते हैं कि जैसे कि हमारा कान जो है वो बंद हो, ठीक है, या जब भी हम ड्रॉप वगैरह डालते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे नाक में जा रहा हो या गले में जा रहा हो, तो वो जो मिडिल ईयर है वो कनेक्टेड होता है नेज़ल कैविटी के साथ थ्रू द ट्यूब विच इज़ नॉन एज स्टेशन ट्यूब. मिडिल ईयर के अंदर 3 जो है वो स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स. मिडिल ईयर जो है वो कनेक्टेड होता है इनर नेज़ल कैविटी के साथ थ्रू अ स्मॉल ट्यूब जिसको स्टेशन ट्यूब कहते हैं. मिडिल ईयर जो है वो उस साउंड वेव्स को रिसीव करता है एयर से और आगे इनर एयर तक जो है वो ट्रांसमिट करता है, फ्लूइड तक ट्रांसमिट करता है जो कि इनर एयर के अंदर मौजूद है. इनर एयर जो है वो कंसिस्ट करता है फ्रंट मेम्ब्रेनियस, जिसको फर्स्ट पार्ट कहते हैं, जो कोक्लिया है. इनर एयर का जो फर्स्ट पार्ट है वो कोक्लिया है. उसके बाद रियर मीन्स के पोस्टीरियर. अब कोक्लिया के बाद पोस्टीरियर साइड पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, इसका मतलब है हाफ सर्कल. 3 सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, और वो 3 सर्कुलर कैनाल जो है वो एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और लैटरल लोब होती हैं. ये पूरा स्कल के अंदर डीप होती है. अब कोक्लिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेयरिंग के लिए, जबकि सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस के लिए. अब ये दोनों जो पार्ट्स हैं, कोक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल, इनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है और सेंसरी हेयर सेल्स मौजूद होते हैं. एक्चुअली सेंसरी हेयर सेल्स जो हैं वही साउंड रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, जहाँ पे हमें एक्चुअल साउंड जो है वो ट्रांसमिट होती है, और फिर हमें जो है वो वहाँ पर जब साउंड जाती है तो कोक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल उसको साउंड वेव्स को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं,
और उस नर्व इम्पल्स को ब्रेन के पास भेजते हैं और फिर वो रिस्पॉन्स करता है। वो रिस्पॉन्स होता है कि हमें कोई चीज़ सुनाई दे रही है। नाउ रोल, अब हम पढ़ते हैं कि जो एयर है उसका बैलेंस में क्या रोल है। अब सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, मोस्ट सेंसिटिव फॉर ग्रेविटी, पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ हेड। अगर हम स्पेस में चले जाएं तो वहाँ पे कोई एयर नहीं होती, तो वहाँ पे जो हेड की मूवमेंट है उसको बैलेंस करना सेमी सर्कुलर कैनाल का काम होता है। अब सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, 3 हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। वो लाई करती हैं एक राइट एंगल पर, मीन्स कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक एक्स होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है, तीसरा जेड एक्सिस होता है। तो इन्हीं एक्सिस के ऊपर ये राइट एंगल बनता है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी इसी तरह राइट एंगल पे ही होती हैं। अब ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो कनेक्टेड होती है एक स्वेलेंट पार्ट के साथ, जिसको हम वेस्टिबल कहते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशली फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिबल साथ मिलके जो है वो बॉडी को बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं इन रिलेशन टू ग्रेविटी। अगर इस डायग्राम में आप देखें तो ये इनर एयर हमें दी गई है। फर्स्ट पार्ट कोक्लिया है, उसके बाद ये कनेक्शंस आती हैं, उसके बाद हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स आते हैं। तो फर्स्ट एंटीरियर साइड है, एंटीरियर कैनाल या एंटीरियर लोब कह सकती हो आप, और पोस्टीरियर साइड है और लेटरल लोब है। अब इसके दरमियान में जो कनेक्शंस दी गई हैं, जो कि नेम्स दिए गए हैं यहाँ पे, इन 4 बॉन्ड्स हैं, ये 4 कनेक्शंस हैं, इनको मिलाएंगे तो एक नाम बनता है जिसको हम वेस्टिबल कहते हैं। तो वैसे इनर एयर के जो हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया। बट जबकि वेस्टिब्यूल जो है वो कनेक्शन का काम यहाँ पे कर रहा है, तो इसलिए अपने समझने के लिए हम कह सकते हैं कि इनर एयर के 3 पार्ट्स होते हैं। बट हमेशा ही आप क्या करोगे कि जब भी MCQs आए तो आप इनर एयर के कितने पार्ट्स होते हैं, तो इनर एयर के 2 ही मेन पार्ट्स होते हैं, सही है। अब है लाइट एंड साउंड इन द थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म मीन्स के तूफान में आपको पहले बिजली क्यों नज़र आती है, साउंड बाद में क्यों सुनाई देता है, क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड के मुकाबले से ज़्यादा होती है, मतलब लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पहले लाइट दिखाई देती है, और साउंड की स्पीड लाइट से कम होती है, इसलिए साउंड जो है वो हमें बाद में सुनाई देता है, ठीक है। अब है एंडोक्राइन सिस्टम, जिनमें डक्ट जो है वो मौजूद नहीं होते हैं। ये इम्पोर्टेंट होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए, हमने पढ़ा था। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इसमें जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जिसमें डक्टलेस ग्लैंड्स मौजूद हों, और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड। वो हार्मोन्स को सीक्रेट कर लेते हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर, और अब यही हार्मोन्स जो हैं जो ब्लड के अंदर रिलीज़ किए गए हैं, ब्लड के अंदर भेजे गए हैं, वो हार्मोन्स अपने टारगेट टिश्यूज़ या टारगेट ऑर्गन्स के पास जाएंगे जहाँ पे उनकी नीड्स होगी। हार्मोन्स जो हैं वो अब आम तौर पे यूजुअली बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर होते हैं, लेकिन ये जो है वो केमिकल सिग्नल की तरह वर्क करते हैं, केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं, ताकि वो अपने टारगेट ऑर्गन तक जा सकें। और इनका फंक्शन होता है या तो ये स्टिमुलेट करते हैं या तो इनहिबिट करते हैं फंक्शन को, मीन्स के वो काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चेंज का भी काम करते हैं, और फंक्शन को रोकने का भी काम करते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में जब आप देखें तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड दिया गया है और हाइपोथैलेमस दिया गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के बिलो होता है, मीन्स के हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का पार्ट तो होता है, लेकिन ये एंडोक्राइन सिस्टम के लिए वर्क करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बिलो द हाइपोथैलेमस होता है। अगर यहाँ पे फीमेल और मेल दोनों दिए गए हैं, फीमेल में थायरॉइड ग्लैंड बेस ऑफ नेक होता है, फिर एड्रिनल ग्लैंड है, उसके बाद पेनक्रियाज और ओवरीज दी गई हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ऑन द टॉप ऑफ किडनी होता है, पेनक्रियाज जो है वो बिलो द स्टमक होता है, ओवरीज जो है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और अगर हम टेस्टिस की बात करें तो वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब हम सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये हाइपोथैलेमस के बिलो होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड
कुछ ऐसे नंबर्स ऑफ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जो कि बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर भी काम करते हैं, उन पे भी असर करते हैं। अब ग्लैंड्स जो हैं वो ऑर्गन्स के दोनों साइड्स पे मौजूद होते हैं, मतलब कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो बाकी ऑर्गन्स के साइड्स में भी मौजूद होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर 2 लॉब्स होते हैं, 2 लॉब्स होते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 लॉब्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। इसमें हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रेटरी सेल्स रिलीज़ करते हैं। इस पर हमें 6 या 7 हार्मोन्स दिए गए हैं और उनके टारगेट ऑर्गन्स बताए गए और उनका इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट बताया गया है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है कि कमांड करता है, मतलब कि ये मैसेज भेजता है कि इस ग्लैंड में ये काम करना है, ठीक है। अब फर्स्ट हार्मोन यहाँ पे क्या दिया गया है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन शॉर्ट फॉर्म FSH। इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, गोनेड्स। गोनेड्स जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे कि टेस्टिस हो गया और ओवरी हो गई। और इनका इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है गोनेड्स को, मीन्स कि स्टिमुलेट करता है गोनेड्स को ताकि गोनेड्स जो हैं वो डेवलप होके कन्वर्ट हों गैमेट्स के अंदर। गैमेट्स जो हैं वो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जब गोनेड्स जो हैं वो गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे तो वो, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वो ओवरीज जो हैं वो ओवम या एग में कन्वर्ट होगी, और अगर हम मेल की बात करें तो वो टेस्टिस जो है वो स्पर्म में कन्वर्ट होगा। स्पर्म जो है वो गैमेट से, टेस्टिस जो है वो गोनेट से, ठीक है। सेकंड हार्मोन है हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको इन शॉर्ट फॉर्म हम LH कहते हैं। इसका टारगेट ऑर्गन जो है वो गोनेट्स है। अब FSH हार्मोन का भी गोनेट्स था, LH का भी गोनेट्स है। तो उसमें क्या हो रहा था, उसका इफ़ेक्ट क्या था कि वो गोनेट्स को गैमेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन अब ये इन गैमेट्स को रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। जो भी फंक्शन होगा अब वो परफॉर्म करवाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब थर्ड है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन शॉर्ट फॉर्म TSH। इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो थायराइड ग्लैंड है, और इसका जो इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट है वो है स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, मीन्स कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाना, उसको फंक्शंस को चेंज करवाना। जैसे कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिज़िकल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए और मेंटल डेवलपमेंट के लिए, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, ठीक है। फोर्थ हमारे पास सोमेटोट्रोफिन, जो कि ग्रोथ हार्मोन है, इन शॉर्ट फॉर्म GH। ये मौजूद होता है, मतलब इनका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो बोन्स, कार्टिलेज और मसल्स होता है। उसके अलावा भी इसका फंक्शन क्या है, इसका इफ़ेक्ट क्या है कि अगर चिल्ड्रन में जो है वो सोमेटोट्रोफिन जब रिलीज़ होता है हार्मोन तो वो ग्रोथ का काम करता है, लेकिन जब ये अडल्ट में होता है तो वो मेटाबॉलिज्म का काम करता है। मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी होती है उनको परफॉर्म करवाने का काम करता है। 5 है हमारे पास, ठीक है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ACTH। ये जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में मौजूद होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के अपर पार्ट में मौजूद होता है। हम पढ़ेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा एड्रिनल मेडुला। अब कॉर्टेक्स जो है वो आउटर साइड होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो रिलीज़ करता है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाता है फॉर द, अगर जो है वो सिकनेस होती है, स्वेलिंग होती है टिश्यू के अंदर, तो वो जो है ग्लूकोज की प्रोडक्शन का काम करता है। ये तो एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन है, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या है। एड्रिनल कॉर्टेक्स तो ऑर्गन है जो कि टॉप ऑफ किडनी होता है। अब इस हार्मोन का जो ACTH है उसका एग्जैक्ट क्या है कि वो स्टिमुलेट जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को करता है, मीन्स के सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना ACTH का काम होता है। 6 है हमारे पास मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, जो कि स्किन में मौजूद होता है।
ये स्किन में पिगमेंटेशन का काम करता है, जो कि स्किन के अंदर जो नेचुरल सनस्क्रीन होती है वो मेलानिन होती है। ये पिगमेंट का नाम है मेलानिन। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो स्किन का कलर होता है वही हमारे आई का कलर होता है। तो मीन्स कि जो पिगमेंट हमारे स्किन में है मेलानिन, वही पिगमेंट हमारा आई में होगा मेलानिन। सही है। जिसका कलर डार्क होता है उसका अंडर मेलानिन जो है वो ज़्यादा होता है, तो और उसकी स्किन जो है वो फिर थिक होती है। और जिसमें मेलानिन कम होता है और जिनकी स्किन जो है वो डार्क नहीं होती, वाइट होती है ज़्यादा, तो उनकी जो है वो जो स्किन होगी वो थिन होगी और जो यूवी रेज़ हैं वो डायरेक्टली जो है वो एंटर कर जाती हैं स्किन के अंदर और बहुत से इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो है वो 2 हार्मोन्स को रिलीज़ करवाने का काम करता है, एक एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। सबसे पहले इसको रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसके हाइपोथैलेमस ही जो है वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को रिलीज़ करता है और ऑक्सीटोसिन को हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है वो इनको रिलीज़ करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भेजता है। और फिर कौन से हार्मोन्स को? एडीएच, जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, और दूसरा ऑक्सीटोसिन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक भेजता है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये दोनों भी एक एक हार्मोन को रिलीज़ करती हैं। मैं डायग्राम समझा रही हूँ कि ये दोनों जो हैं वो भी एक एक हार्मोन को रिलीज़ करती हैं। यह हाइपोथैलेमस दिखाया गया है और उसके अब बिलो द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाया गया है। तो मीन्स कि ये रिलीज़ करके यहाँ से इस नर्व के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में भेजता है और वहाँ पे वो स्टोर करते हैं। अगर कोई उसको फंक्शन करवाना होता है तो फिर जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ से उसको रिलीज़ करता है। पहले जो है वो हाइपोथैलेमस उनको बना के भेज देता है पोस्टीरियर के पास। एक्चुअल में ये जो है वो स्टोर और रिलीज़ का काम करती हैं कुछ ऐसे हार्मोन्स को, हाइपोथैलेमस के कुछ ऐसे हार्मोन्स को। फ्यू न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस स्टोर्स एंड सीक्रेट देयर हार्मोन्स। कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस में इन हार्मोन्स को सीक्रेट भी करवाते हैं और स्टोर भी करते हैं। फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जैसे कि एडीएच हो गया, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको, और दूसरा हमारे पास ऑक्सीटोसिन हो गया। अब एडीएच जो है वो मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को, टिश्यू वाटर को, और हमने पढ़ा था कि ये वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। नहीं सॉरी, हमने एडीएच का फंक्शन किडनी में हमने ये पढ़ा था कि वो वाटर को रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। सही है। और फिर जो है वो ऑक्सीटोसिन है जो कि स्टिमुलेट करता है ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शंस। जो मसल्स हमने पढ़ी थी, कितने टाइप्स की मसल्स होती हैं? 3 टाइप्स की। एक स्मूथ होती है, दूसरी कार्डियक होती है और थर्ड भी हमने पढ़ी थी, थर्ड स्केलेटल थी। स्केलेटल मसल जो है वो हमने पढ़ा था 3 मसल्स। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है वो स्मूथ मसल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। स्मूथ मसल्स जो है वो यूट्रिन वॉल्स में होती हैं जो कि लेबर पेन जो है वो कॉज करती हैं। उसके अलावा ये सोशल बिहेवियर में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। अब इसका क्या काम है? मीन्स कि मूड स्विंग्स होना, मीन्स कि मूड का चेंज हो जाना जो है वो ऑक्सीटोसिन का काम है। खुशी देना, गम देना, मतलब मूड का बार बार चेंज हो जाना, ये सारा ऑक्सीटोसिन करता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो फीमेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर बर्थ, मिल्क प्रोडक्शन और इमोशंस के लिए भी। जब 2 लोगों के दरमियान में इमोशंस जो भी होते हैं, फीलिंग्स, उन सबको कंट्रोल करना ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है। अब है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की जो शेप होती है वो बटरफ्लाई शेप होती है और ये लोकेटेड होता है एट द बेस ऑफ नेक। थायराइड ग्लैंड जो है वो 2 हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। थायरोक्सिन, जिसको हम दूसरा नाम T4 कहते हैं, बाद में उसको कन्वर्ट किया जाता है T3 के अंदर, और दूसरा हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आयोडीन के लिए। आयोडीन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है थायरोक्सिन के अंदर। थायरोक्साइन जो है वो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, जो सेल्स में हो रही होती हैं उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करवाता है। उसके अलावा फिज़िकल ग्रोथ करवाता है और मेंटल डेवलपमेंट करवाता है। थायरोक्सिन करवाता है हार्मोन और मेंटल डेवलपमेंट और फिज़िकल ग्रोथ। बच्चों में
अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, मीन्स कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए बच्चों के अंदर, तो उनकी हाइट छोटी रह जाती है और मेंटल रिटार्डेशन, मीन्स कि IQ लेवल जो है वो उनका डेवलप नहीं होता। डेवलप होता है बहुत, मतलब डेवलप ही नहीं होता उनका IQ लेवल जो होता है मेंटल रिटार्डेशन के अंदर। अगर बच्चों में थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिज़िकल ग्रोथ का मसला हो जाता है, मीन्स कि हाइट छोटी रह जाती है और मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। उसके अलावा अगर ये जो है अडल्ट के अंदर जब थायरोक्साइन कम हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड जो है वो अपना साइज़ जो है वो थायराइड जो है वो अपना साइज़ जो है वो बड़ा कर देता है, इनलार्ज कर देता है, और उस कंडीशन को जो है वो हम गोइटर कहते हैं। क्या होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। थायराइड ग्लैंड वो जाता है थायराइड के पास, वहाँ कहता है कि आप जो है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करवाओ, लेकिन वो हार्मोन जो रिलीज़ नहीं करवा रहा होता है, जिसकी वजह से इनका साइज़ और बढ़ता जाता है, और उस कंडीशन को हम नाम देते हैं गोइटर का, जिसमें हमें स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो जाती है गोइटर के पार्ट के अंदर, और बाहर से वो नेक जो है वो हमारी स्वेल हुई होती है। सेकेंड है हमारे पास कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज़ करने का काम करती है। ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है तो वो डिक्रीज़ करने का काम करती है कैल्सिटोनिन। अब वो डिक्रीज़ तो करेगी, किस तरह से कैल्शियम को ब्लड से निकाल देगी, अब कहाँ भेजेगी, बोन्स के अंदर कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट कर देगी, कि बोन्स को कैल्शियम की नीड होती है, बोन्स के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। तो कैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम लेकर बोन्स में डिपॉजिट करता है, ताकि ब्लड में भी कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हो और बोन्स की भी जो है डेफिशिएंसी फुलफ़िल हो सके। नाउ अब यहाँ पे हमें जो है वो डायग्राम कुछ दी गई है, इसमें हमें दिखाया गया फर्स्ट पार्ट लैरिंग्स होता है, सेकंड कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज हमने पढ़ा था कि वो कोलैप्स नहीं होने देता है किसी चीज़ को, इसलिए लैरिंग्स और इन दोनों के दरमियान में थायराइड ग्लैंड और लैरिंग्स के दरमियान में कार्टिलेज है, ताकि कोलैप्स ना हो सके। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड, ये शेप देख रहे हैं, ये बटरफ्लाई शेप है। उसके बाद ट्रेकिया दिया गया है, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप का नाम देते हैं। सेकेंड डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे गोइटर जो है वो गोइटर हो चुका है, मतलब थायराइड जो है वो इनलार्ज हो चुका है, इनकी साइज़ जो है बड़ी हो चुकी है। रियल देखें तो आपका जो है वो बटरफ्लाई शेप नॉर्मल है, साइज़ छोटी है इसकी, लेकिन गोइटर में क्या होता है, आपकी अगर बाहर से देखें तो इन्फ्लामेशन हो जाती है और सूजन फील होती है। इसमें इनर पार्ट दोनों दिखाए गए हैं कि इनर पार्ट में नॉर्मली थायराइड ग्लैंड छोटा होता है, और इस कंडीशन के अंदर, गोइटर कंडीशन के अंदर थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पेनक्रियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।